वेलकम टू बिहार मैटर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास डिटेल्ड एनालिसिस सेशन में। बिल्कुल। और आज का ये जो सेशन है ये हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट्स बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही हाई यील्ड है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस टॉपिक से अक्सर सवाल आते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ फैक्ट्स या तारीखें रटने पर फोकस नहीं करेंगे। हाँ, मतलब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। एकदम सही। हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि इस कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की सभ्यता ने दक्षिण एशिया का पहला सफल अर्बन एक्सपेरिमेंट यानी शहरी प्रयोग आखिर कैसे किया। और वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। मतलब आज से हजारों साल पहले उन्होंने एक विश्व स्तरीय शहरी संरचना कैसे खड़ी कर दी, ये सोचना ही बहुत हैरान करता है। जी। और जब हम इन नोट्स को गहराई से देखते हैं तो ये सिर्फ पुरानी ईंटों की कहानी नहीं लगती। ये मानकीकरण या कह लें स्टैंडर्डाइजेशन की एक ऐसी कहानी है जो इंसान के दिमाग की चरम क्षमता को दिखाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी विशालता और समय रेखा यानी स्केल और क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। हमारे जो प्रामाणिक नोट्स हैं वो बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर था, जो कि बहुत विशाल है। हाँ, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ। अगर हम सीमाओं की बात करें तो पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक, और उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक। बिल्कुल। और मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। जी कहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स इन जगहों के नाम बस याद कर लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो ये लगभग असंभव सा लगता है। मतलब आप कनेक्टिविटी की बात करेंगे? हाँ, उस समय ना तो इंटरनेट था, न रेलवे थी, न कोई मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, और उनके पास कोई विशाल खूंखार सेना भी नहीं थी। तो इतने बड़े इलाके को एक साथ कैसे जोड़ा गया होगा? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब हमें उनकी क्रोनोलॉजी यानी समय रेखा में मिलता है। ये रातों रात खड़ा किया गया कोई साम्राज्य नहीं था। इसका एक आरंभिक चरण था, लगभग 3300 से 2600 ईसा पूर्व के बीच। तब बस छोटी छोटी बस्तियां बन रही थी, मतलब बेस तैयार हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन जो असली अर्बनाइजेशन हुआ वो परिपक्व चरण में हुआ, यानी मैच्योर फेज, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चला। तो उन्होंने बिना सेना के इतने विशाल क्षेत्र को जोड़ा कैसे? उन्होंने नदियों के एक बहुत ही जटिल नेटवर्क और व्यापार मार्गों का इस्तेमाल किया। जब व्यापार सुचारू रूप से चलता है और सबको आर्थिक फायदा होता है तो एक बहुत ही मजबूत सॉफ्ट पावर का निर्माण होता है। मतलब इकोनॉमी ही उन्हें जोड़े हुए थी। बिल्कुल। इसी आर्थिक और सांस्कृतिक एकरूपता ने इतने बड़े इलाके को एक सूत्र में बांधे रखा। और यही एकरूपता हमें उनके मास्टर प्लानर्स की ओर ले जाती है। हमारे नोट्स में नगर नियोजन की ग्रिड प्रणाली का बहुत बार जिक्र आता है। जी, ग्रिड सिस्टम। जी, ये उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में जाती थी, जो एक दूसरे को बिल्कुल समकोण यानी राइट एंगल्स पर काटती थी। देखिए, समकोण पर काटती सड़कें सिर्फ दिखने में अच्छी लगने वाली डिजाइन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि शहर बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे। घरों के बनने से पहले ही सड़कों और नालियों का लेआउट तैयार किया गया था। मतलब प्रॉपर अर्बन प्लानिंग थी। जी, ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि उनके पास कोई बहुत ही सशक्त सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी रही होगी। और इसे याद रखने के लिए हमारे नोट्स में एक बेहतरीन 5S मॉडल दिया गया है। हाँ, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है। बिल्कुल। पहला S है स्ट्रीट्स, दूसरा सैनिटेशन, तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन, चौथा स्टोरेज और पांचवा स्ट्रक्चर। एकदम सही। और अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके शहरों का लेआउट मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ था, सिटाडेल और निचला शहर, राइट? जी। पहला भाग था सिटाडेल, जिसे हम गढ़ी भी कहते हैं। ये शहर के पश्चिमी हिस्से में एक ऊंचे चबूतरे पर होता था। ये ऊंचाई पे क्यों बनाया जाता था? बाढ़ से बचने के लिए? बिल्कुल, बाढ़ से सुरक्षा एक कारण था और इसका उपयोग मुख्य रूप से महत्वपूर्ण सार्वजनिक या प्रशासनिक कार्यों के लिए होता था। और दूसरा भाग था निचला शहर या लोअर टाउन। ये सामान्य आवासीय क्षेत्र था जहां आम लोग रहते थे। लेकिन इन सब में एक पॉइंट जो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है वो है उनका मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। ईंटों के अनुपात की बात कर रही हैं आप? हाँ,
पकी हुई ईंटों का अनुपात 1:2:4, मोटाई, चौड़ाई और लंबाई। हाँ। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सटीक अनुपात उस पूरे 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में बिल्कुल एक समान था। ये तकनीकी परिष्कार की चरम सीमा है। मतलब मैं तो इसे कांस्य युग का USB-C पोर्ट मानती हूँ। USB-C पोर्ट? हाँ, मतलब सोचिए ना, आज अगर हम अलग अलग चार्जर इस्तेमाल करें तो कितनी परेशानी होती है। स्टैंडर्डाइजेशन से चीजें आसान हो जाती हैं। गुजरात के लोथल की ईंट और हड़प्पा के भट्ठे की ईंट, दोनों का साइज एकदम बराबर था। बिल्कुल। बिना किसी मॉडर्न स्केल या कंप्यूटर के उन्होंने ये सटीकता कैसे हासिल की? और सिर्फ 1:2:4 ही क्यों? देखिए, यहीं पर उनका विज्ञान समझ आता है। ये 1:2:4 यूं ही हवा में नहीं चुना गया था। अच्छा। चिनाई यानी मेसनरी में ईंटों को एक दूसरे के साथ फंसाकर दीवार बनाने के लिए इसे सबसे मजबूत संरचनात्मक अनुपात माना जाता है। ओह, मतलब इंटरलॉकिंग के लिए? हाँ जी हाँ। इससे दीवारों को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है। वे भूकंप या बाढ़ के झटके बेहतर तरीके से सह सकती हैं। ये तो बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। उन्होंने परीक्षण और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर के जरिए ये खोजा और फिर उसे एक कानून की तरह पूरे इलाके में लागू कर दिया। ये सचमुच अद्भुत है। अब अगर हम उनके सबसे बेहतरीन बुनियादी ढांचे की बात करें तो जल प्रबंधन और स्वच्छता को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट, ये तो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी ईंटें बना लें, अगर मॉनसून में शहर में पानी भर जाए तो सब ढह जाएगा। एकदम सही बात है। और यहीं सिंधु घाटी सभ्यता बाकी प्राचीन दुनिया से बहुत आगे निकल जाती है। मैं यहाँ एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगी। अक्सर हम सोचते हैं कि पुराने लोग असभ्य थे। हम रोमन साम्राज्य के आर्किटेक्चर की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन क्या रोम जैसे विशाल शहरों में भी हर आम घर से जुड़ी ऐसी जल निकासी व्यवस्था थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोम में शानदार सार्वजनिक स्नानघर जरूर थे, एक्वाडक्ट्स थे, लेकिन हर घर का सैनिटेशन उतना विकसित नहीं था। इसके विपरीत हमारे नोट्स स्पष्ट बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कवर्ड ड्रेन्स यानी ढकी हुई नालियां थीं। और हर घर की अपनी एक नाली होती थी जो सीधे सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी। लेकिन कचरे से ये नालियां जाम नहीं होती थीं। यहीं पर उनका इंजीनियरिंग दिमाग दिखता है। उन्होंने जगह जगह पर सोक पिट्स बनाए थे। ये सोक पिट्स कैसे काम करते थे? घर से निकलने वाला गंदा पानी पहले इस गड्ढे में जाता था, वहां ठोस कचरा नीचे बैठ जाता था और सिर्फ तरल पानी मुख्य नाली में जाता था। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी बने हुए थे। मतलब ये तो बिल्कुल आज के मॉडर्न सेप्टिक टैंक की तरह है। एकदम। स्वच्छता को लेकर उनका एक अलग ही जुनून था। और वाटर मैनेजमेंट की बात हो ही रही है तो एग्जाम के नजरिए से गुजरात के धौलावीरा का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, धौलावीरा से अक्सर सवाल आते हैं। ये शहर काफी सूखे इलाके में था, लेकिन नोट्स बताते हैं कि उन्होंने वहां विशाल जलाशय यानी रिजर्वॉयर सिस्टम बनाए थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी थी। हाँ, उन्होंने बारिश की एक एक बूंद को सहेजने का तंत्र विकसित कर लिया था। इससे पता चलता है कि वे अपने भूगोल के हिसाब से हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग को अडाप्ट करना जानते थे। बिल्कुल। और मोहनजोदारो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ, इसे कैसे भूल सकते हैं? द ग्रेट बाथ। नोट्स में लिखा है कि इसकी ईंटों को डामर यानी बिटुमिन का उपयोग करके वाटरप्रूफ बनाया गया था। मतलब उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग का भी नॉलेज था। जी, प्राकृतिक डामर का लेप लगाकर उन्होंने रिसाव पूरी तरह रोक दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ एक बात समझनी होगी। वो क्या? ये विशाल स्नानागार कोई आम स्विमिंग पूल नहीं था जहां लोग मजे करने जाते हों। तो इसका असल मकसद क्या था? इसकी बनावट और सिटाडेल पर इसकी लोकेशन को देखकर विशेषज्ञ मानते हैं कि यह धार्मिक शुद्धिकरण यानी रिचुअल प्यूरिफिकेशन का स्थान था। जैसे आज भी हम पूजा से पहले स्नान करते हैं। बिल्कुल। भारतीय उपमहाद्वीप में पानी और पवित्रता का जो गहरा संबंध है, उसकी जड़ें शायद इसी ग्रेट बाथ से जुड़ी हैं। बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है ये। अब तक हमने सड़कों और सार्वजनिक चीजों की बात की, लेकिन घरों के अंदर का जीवन कैसा था? उनकी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी बहुत हैरान करने वाली है। घर बहुकक्षीय होते थे यानी मल्टी रूम। कुछ घरों में तो 2 मंजिलें भी थीं। और उनका डिजाइन आंगन केंद्रित होता था, है ना? जी, बीच में एक खुला आंगन और चारों तरफ कमरे। ये डिजाइन हवा और रोशनी के लिए आज भी बेस्ट माना जाता है। और सबसे खास बात, हर घर में अपनी रसोई और अपना स्नान घर। लेकिन नोट्स में एक शब्द ने मेरा ध्यान खींचा,
निजता यानी प्राइवेसी। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कभी भी मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे, वे संकरी गलियों में खुलते थे। ये दिखाता है कि वे अर्बन लाइफ के शोर शराबे को समझते थे। मतलब आज की गेटेड कम्युनिटीज की तरह शोर और धूल से बचने के लिए हम भी दरवाजे अंदर की तरफ रखते हैं। बिल्कुल, उन्होंने हजारों साल पहले इसे समझ लिया था। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। साक्ष्य बताते हैं कि यह बहुत समृद्ध और सरप्लस उत्पादन करने वाला समाज था। जी, हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों जगह विशाल अन्नागार यानी ग्रेनरीज मिली हैं। ये अन्नागार आज के सरकारी गोदामों की तरह थे क्या? काफी हद तक ये हवादार ढांचे थे जहां एक्स्ट्रा अनाज को नमी से बचाकर सुरक्षित रखा जाता था। इमरजेंसी रिजर्व के लिए। जी, और राजस्थान के कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है। जुते हुए खेत यानी प्लव्ड फील्ड। हाँ, जो उनकी उन्नत कृषि तकनीकों को साबित करता है। और जहां एक्स्ट्रा अनाज होगा वहां व्यापार होगा। लोथल का डॉकयार्ड इसका सबसे बड़ा सबूत है। लोथल का डॉकयार्ड इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। नोट्स में इसे ज्वारीय जल नियंत्रण यानी टाइडल वाटर कंट्रोल का उदाहरण बताया गया है। ये कैसे काम करता था? देखिए, उन्हें समुद्र के ज्वार भाटे यानी हाई टाइड और लो टाइड की बहुत गहरी समझ थी। जब हाई टाइड आता तो पानी जहाजों को अंदर गोदी में धकेल देता था। फिर वो लॉक और गेट सिस्टम से पानी को अंदर ही रोक लेते थे। तो लो टाइड में जब समुद्र का पानी वापस जाता तब भी जहाज कीचड़ में नहीं फंसते थे। बिल्कुल, वे सुरक्षित रहते थे और आसानी से सामान लादा जा सकता था। अमेजिंग। और इस पूरे व्यापार को कंट्रोल करने के लिए उनके पास मानकीकृत बाट और माप थे। जी, बाइनरी प्रणाली पर आधारित वजन यानी 1, 2, 4, 8, 16 के गुणकों में। हाँ, ये व्यापार में धोखाधड़ी रोकने का बहुत पारदर्शी तरीका था। अगर कोई बाट जाली है तो आप छोटे बाट रखकर तुरंत उसे वेरीफाई कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड थी। अब हम इस चर्चा के सबसे रहस्यमयी और विवादित पॉइंट पर आते हैं, सत्ता और प्रशासन वाला पॉइंट। हाँ, हमने इतनी परफेक्ट अर्बन प्लानिंग देखी, ग्रिड सिस्टम, ढकी हुई नालियां, डॉकयार्ड, मानकीकृत बाट, ये सब अपने आप तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तो ये सब लागू कौन कर रहा था? बॉस कौन था? ये पुरातत्वीय विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे नोट्स में इसे लिखा गया है, दृश्यमान राजशाही के बिना राज्य। मतलब कोई राजा ही नहीं था? 100 साल से ज्यादा की खुदाई के बाद भी आज तक हमें कोई स्पष्ट महल नहीं मिला है, कोई शाही मकबरा नहीं मिला। जबकि मिस्र में पिरामिड थे, मेसोपोटामिया में मंदिर थे। बिल्कुल, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कोई सत्ता का केंद्र नहीं मिला। अगर राजा नहीं था तो सिस्टम चल कैसे रहा था? विद्वानों का मानना है कि यह शायद एक मर्चेंट ओलिगार्की थी, यानी व्यापारी कुलीन तंत्र। हाँ, अमीर व्यापारियों का एक समूह मिलकर शासन चलाता था, या फिर ये पुरोहितों का नेतृत्व हो सकता था। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। जी, बताइए। अगर हम मानव इतिहास देखें तो इंसान हमेशा से सत्ता, ईगो और जमीन के लिए लड़ता रहा है। राजाओं की मूर्तियां, युद्ध के मैदान, हथियार हर जगह मिलते हैं। सही बात है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इतनी विशाल सभ्यता पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो, जहाँ कोई राजा ताकत का दिखावा न करे, कोई युद्ध न हो? क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हमारा दिमाग इतिहास को हमेशा युद्ध और राजाओं के चश्मे से देखता है। बिल्कुल। लेकिन जो भौतिक साक्ष्य हमारे सामने हैं वो अलग ही कहानी कहते हैं। इतनी खुदाई के बावजूद हमें कोई ढाल या धातु का कवच नहीं मिला, कोई बड़े हथियार नहीं मिले। नहीं, शिकार के लिए छोटे उपकरण मिले हैं, लेकिन 2 सेनाओं के लड़ने वाले घातक हथियार नहीं। और उनकी मोहरों पर भी युद्ध के दृश्य नहीं है। बिल्कुल, मोहरों पर जानवर, प्रकृति और योग मुद्राएं हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वे ब्रॉन्ज एज के लोग थे। हाँ, उनका पूरा समाज सैन्य विस्तारवाद पर नहीं बल्कि व्यापार और बहुत कड़े नागरिक व्यवस्था पर टिका था। ये सचमुच में अविश्वसनीय है। सत्ता का प्रदर्शन महलों से नहीं बल्कि बेहतर नालियों और साफ पानी से होता था। यही उनकी सबसे अनूठी विशेषता है। सारा फोकस जन सुविधाओं पर था, किसी एक राजा के महिमा मंडन पर नहीं। तो अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो ये सिर्फ एग्जाम के लिए याद करने वाला चैप्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव विकास का एक पीक पॉइंट था। जी, सिंधु घाटी सभ्यता की महानता उनके विशाल महलों या खूंखार राजाओं में नहीं थी। उनकी महानता उनके तकनीकी परिष्कार यानी
टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और उत्कृष्ट अर्बन प्लानिंग में थी। लेकिन नोट्स के अंत में एक शब्द है जो थोड़ा परेशान करता है, गैर शहरीकरण यानी डी अर्बनाइजेशन। हाँ, उत्तर चरण यानी 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन शुरू हो गया। ग्रिड सिस्टम, नालियां, व्यापार सब टूटने लगा और लोग वापस ग्रामीण जीवन की ओर लौट गए। और चाहे ये जलवायु परिवर्तन रहा हो या नदियों का सोखना, लेकिन वो व्यवस्था कायम नहीं रह सकी। और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर दुनिया का सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट और इतनी एडवांस्ड शांतिपूर्ण सभ्यता भी खत्म हो सकती है, तो आज के हमारे जो आधुनिक कंक्रीट से भरे और संघर्षों से घिरे शहर हैं, उनके भविष्य का क्या? क्या सिर्फ स्मार्ट सिटी के ब्लूप्रिंट और बेहतरीन तकनीक हमें हमेशा जिंदा रखने के लिए काफी है? ये सच में हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जी, और अगले सेशन में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। दिस इज बिहार मैटर्स, साइनिंग ऑफ।